मैं रितु कुमार KPS अकेडमी में फिर से आपका आवेदन करता हूँ। मैंने पहले वाली जो वीडियो में पढ़ाया था आपको गजनी के तुर्क मोहम्मद गजनवी के भारतीय आक्रमण में ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है जिससे कि नेटवर्क प्रॉब्लम आती है, अपलोडिंग नहीं होती है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाकर वीडियो में 15-15 20-20 मिनट का 20-20 मिनट की वीडियो डालूंगा जिससे भी आसान हो जाएगी। और ज़्यादा मैं लंबा प्रोसेस है क्योंकि ये पार्ट भी लंबा प्रोसेस है तो इसमें ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि जो अरब साम्राज्य था उसके अब्बासी वंश था, तो ये लोग जो तुर्क लोग थे गजनी के अब्बासी वंश, मैं फिर बार रिपीट कर रहा हूँ, अब्बासी वंश के ये गुलाम और दास थे और उनके जो महल थे उनकी रक्षा करते थे और सैनिक जो सेना थी उनकी सेना में युद्ध लड़ते थे। तो युद्ध लड़ने के बाद में इनका काफ़ी वहाँ पे प्रभाव पड़ा। प्रभाव पड़ने के बाद में तो जो वैसे जो गजनी जो तुर्क राज्य है, लोग ज़्यादातर जो अधिकांश विद्वान जो बताते हैं ये मध्य एशिया कहाँ के रहने वाले थे, मध्य एशिया तुर्किस्तान क्षेत्र के रहने वाले थे। और अधिकांश जो इतिहासकार बताते हैं ये बौद्ध अनुयायी, ज़्यादातर ये बौद्ध अनुयायी थे। उससे पहले जब ये बौद्ध अनुयायी थे तो ये अरब साम्राज्य में आकर, क्योंकि ये जनजाति थी तुर्क जो गजनी की तुर्क जनजाति थी, तो ये लोग वो सर्कल था, क्षेत्र था, ज़्यादातर बुद्धिस्ट थे वहाँ के लोग। तो इन लोगों ने वहाँ से ये निकलने के बाद में, क्योंकि मैंने बताया था अधिकांश जो मध्य एशिया है, जो तुर्किस्तान क्षेत्र है, ये तुर्क गजनी के वहाँ के रहने वाले थे और अधिकतर ही अनुयायी बुद्धिस्ट थे। तो वहाँ से निकलने के बाद में इन्होंने, क्योंकि उस समय अरब साम्राज्य था जो खलीफाओं का शासन चलता था, क्योंकि पीछे भी युद्ध हुआ, भारत पर भी सिंध पर युद्ध करा और युद्ध आक्रमण करे तो अरब साम्राज्य का आक्रमण तभी सर्वप्रथम भारतीय का आक्रमण अरब साम्राज्य होते। अरब साम्राज्य के बाद में फिर तुर्क चालू होता है। तो ये बताना चाह रहा हूँ कि नीम कहाँ से तुर्क ने, और जो तुर्क गजनी के जो तुर्क थे वो जो इस्लामी धर्म अपनाया, उन्होंने इस्लामी धर्म अपनाने के बाद में उनका कैसा प्रभाव पड़ा, तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। तो वहाँ से निकलने के बाद में तो ये लोग आके अरब साम्राज्य के खलीफा थे, खलीफाओं के गुलाम में दास थे, वहाँ की सेना में रहने लगे और वहाँ के जो महल थे उनकी रक्षा करने लगे। तो रक्षा करने के बाद में जो सेना में युद्ध अच्छा करने लगे, कौशल युद्ध में अच्छा कौशल दिखाते थे और ये लोग विद्वान थे, तो इनका पूरा संपूर्ण अरब साम्राज्य में प्रभाव पड़ा युद्ध के मामले में। जब प्रभाव पड़ा तो 9वीं सदी में अब्बासी वंश जो खलीफाओं का है उसमें विघटन होने लगता है, क्योंकि जो अब्बासी वंश की जो शासन करने वाले थे उनकी मृत्यु हो जाती है। और विघटन होने के बाद में एक सिंपल सी बात है, जब किसी भी आदमी को या किसी भी सदस्य या किसी भी, जैसे गांव का कोई राजा है तो गांव का या किसी भी राज्य या किसी का भी राजा है, तो एक मेन आदमी मरने के बाद में पूरी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। तो आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है तो क्या होता है, विघटन होने लगता है, मतलब अलग होता है। क्योंकि जो राजा की मृत्यु होने के बाद में जब कोई ऐसा कोई उत्तराधिकारी नहीं मिलता है राजा का, या राजा का उत्तराधिकारी नहीं होता है, तो कमान सबसे ज़्यादा किस पर होती है, जो वहाँ के सेनापति और जो आपके मंत्री, जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो होते हैं उस समय के, तो वो उसको सब चीज़ को, आर्थिक स्थिति को और वहाँ की सेनाओं को अपने अपने अंदर कब्जाने की कोशिश करते हैं। अब ये कब होता है, जब किसी वंश या किसी भी राजा की मृत्यु होने के बाद, जब उसका उत्तराधिकारी नहीं रहता है या उसका विघटन चालू हो जाता है। तो इसका इन्होंने देखा कि अब्बासी वंश जो खलीफा के शासन कर रहे हैं, इनका विघटन होने लगा है। और इसका विघटन होने के बाद में तुर्क लोगों ने इसका दिमाग से प्रयोग किया, और दिमाग से प्रयोग करने के बाद में एक वंश था, उसका जो क्षेत्र था, जब विघटन होने लगते हैं तो वो ईरान, खुरासान और अब्सीनिया,
उस क्षेत्र में स्वतंत्र हो जाते हैं, उस क्षेत्र में एक वंश की स्थापना होती है, सामनिद वंश की, ठीक, सामनिद राज्य वंश की, सामनिद राज्य वंश की स्थापना होती है। तो उसी स्थापना होने के बाद में उसमें एक सामनिद वंश में एक तुर्क गुलाम होता है जिसका नाम होता है आर्दुगिन। क्या होता है? आर्दुगिन एक गुलाम होता है। और आर्दुगिन उससे पहले आर्दुगिन एक दास होता है। किसका दास होता है? सामनिदी वंश का जो शासक था, जो राजा था, अब्दुल मलिक का दास होता है। कौन? यही सुबतगीन, यही आर्दुगिन, मतलब सॉरी सुबतगीन नहीं, आर्दुगिन वहां का दास होता है। आर्दुगिन दास होने के बाद में वहां के जो सामनिदी वंश के जो शासक हैं, इसको आर्दुगिन को सेनापति बना देते हैं। कहाँ का सेनापति? खुरासान का सेनापति। खुरासान का सेनापति बनाने के बाद में 932 ईस्वी में खुरासान का सेनापति बना दिया जाता है, जिससे कि आगे चलकर आर्दुगिन गजनी के तुर्क राज्य की स्थापना करता है 1962 ईस्वी में। क्योंकि 1932 ईस्वी में ये खुरासान का सेनापति नियुक्त किया जाता है और सामनिद वंश के शासकों द्वारा। उसके बाद में जो शासक द्वारा इसका काफी प्रभाव पड़ता है वहाँ के लोगों पर, और ये युद्ध में माहिर भी रहता है और अपना साम्राज्य की जो खुरासान क्षेत्र था उसका विस्तार भी करता है। तो जिससे कि ये 1962 ईस्वी में गजनी के तुर्क राज्य की स्थापना। एक क्वेश्चन आता है कि तुर्क राज्य की स्थापना किसने करी थी, ठीक, और कौन से सन में? तो ये यूपीएससी में क्वेश्चन आता है, टीजीटी पीजीटी में भी। पर आजकल क्या है कि अब कोई एग्जाम की बाउंडेशन नहीं है। कोई भी सवाल हिस्ट्री, विज्ञान या कोई पॉलिटिक्स साइंस का कोई भी सवाल कहीं आ सकता है। अब तो कोई ये पता ही नहीं चलता कि सिलेबस कहाँ से कहाँ तक है, क्योंकि एग्जामों में, छोटे मोटे एग्जामों में इतने हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतिहास के भी, पॉलिटिक्स साइंस के भी, विज्ञान के भी। अब पहले एक बाउंडेशन होती थी कि एक बेसिक इतिहास या पॉलिटिक्स साइंस क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब तो कोई ये पता ही नहीं है कि टीजीटी वाला वो डी ग्रुप में डाल दिया, पीजीटी वाला भी डी ग्रुप में डाल दिया, और चतुर्थ श्रेणी में यूपीएससी में जो क्वेश्चन आया है इतिहास का वो चतुर्थ श्रेणी में डाल दिया। और आपका जो अदर एग्जाम जो सिविल है, जो यूपीएससी है, यूपी ट्रिपल एससी है, अब कोई ये निश्चित है ही नहीं, क्योंकि जो इतिहास या पॉलिटिक्स साइंस पूरा पढ़ना पड़ता है, जिससे कि आपकी जो वर्तमान जो स्थिति है एग्जामों की, वो स्थिति इतनी खराब है कि कोई क्वेश्चन अब ये नहीं है कि आप इतिहास में, पॉलिटिक्स साइंस में ऊपर पढ़ लो, मतलब मेन पढ़ लो। अब तो खूब गहराई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो गजनी के तुर्क राज्य की स्थापना करी थी, ये आर्दुगिन ने करी थी। कब करी थी? 1962 ईस्वी में। और क्वेश्चन पूछा जाता है आर्दुगिन सर्वप्रथम कहाँ का सेनापति था? तो आर्दुगिन सर्वप्रथम सेनापति कहाँ का था? खुरासान सेनापति था। किस सन में ये बना? 1932 ईस्वी में। किसने बनाया? सामनिद वंश शासकों ने। तो सामनिद वंश शासकों, जैसे अब्बासी वंश, अरब साम्राज्य अब्बासी वंश खत्म हो चलता है, सब विघटन हो जाता है, तो इसी प्रकार सामनिद वंश का भी विघटन होने लगता है। और जब विघटन होने के बाद में ये आर्दुगिन वहाँ पर कुछ क्षेत्रों में बढ़ाता है और वहाँ शासन करता है, वहाँ के लोगों को प्रभाव करता है। क्योंकि मैंने बताया था कि ये वो क्षेत्र था जो मध्य एशिया, मूलतः मध्य एशिया तुर्किस्तान जो क्षेत्र था, वहाँ के लोग ज़्यादातर अनुयायी बुद्ध थे। तो ये बौद्ध होने के बाद में जब ये अरब साम्राज्य में खलीफा के शासन के अधीन काम करते हैं, वहाँ के लोगों की रक्षा करते हैं, गुलाम दास रहते हैं और सेना में भर्ती होते हैं, तो उन्हीं दौरान ये इस्लाम धर्म को कबूल कर लेते हैं। क्योंकि ये पहले जो तुर्क लोग थे, क्योंकि काफ़ी इतिहासकार ने अधिकतर यही बताया है कि तुर्क लोग थे जिनका ये क्षेत्र मध्य एशिया तुर्किस्तान है, ये लोग पहले बुद्धिस्ट थे, ठीक। अब ये इस्लाम कबूल कब करा? इन्हें इस्लाम कबूल जब करा जब अरब साम्राज्य खलीफाओं के अधीन ये लोग आए थे, तो उन्हीं दौरान इन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल किया। उसके बाद में जो आर्दुगिन की मृत्यु होती है 1977 में, क्योंकि आर्दुगिन जो शासनकाल है 1962 ईस्वी से 1977 ईस्वी में, तो उसका उत्तराधिकारी जो बनता है वो बनता है सुबतगीन,
जिसका शासनकाल 1977 से ईस्वी से 1992 ईस्वी तक 97 ईस्वी तक, सॉरी, सुबीदगिन में शासनकाल था 1977 ईस्वी से 1997 ईस्वी में इसका उत्तराधिकारी, क्योंकि अल्पगिन का उत्तराधिकारी सुबीदगिन बनता है। तो इसने क्या करा कि इसका गजनी का विस्तार, क्योंकि गजनी का जो विस्तार था वो पहले एक कम विस्तार था, क्योंकि सुबीदगिन ने गजनी के तुर्क राज्य की स्थापना करी 1962 ईस्वी में। तो उसकी फिर मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में 1977 में तो उसका अधिकारी चुना जाता है, जिसका नाम सुबीदगिन है। इसका शासनकाल 1977 से ईस्वी से 1997 ईस्वी तक रहता है। तो जो सुबीदगिन है, सुबीदगिन ही गजनी राज्य है, जो गजनी राज्य है इसका विस्तार प्रारंभ करता है, मतलब क्षेत्र को बढ़ाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गजनी राज्य को किस तुर्क शासक ने विस्तार किया था या विस्तार प्रारंभ किया था? तो किसने किया था? सुबीदगिन ने। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो सुबीदगिन से जो युद्ध जो आक्रमण करता है, तो उस टाइम पे एक उससे पूर्व हिंदुसाय राज्य वंश होता है। इससे पूर्व हिंदुसाय राज्य वंश होता है। तो हिंदू राज्य जो वंश है उसका जो सर्कल होता है, जैसे ये वाला हिस्सा है, तो ये वाला है सिंध है, गुजरात है, नीचे सिंध है, यहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्किस्तान, फिलिस्तीन। तो ये जो वाला हिस्सा है पंजाब यहाँ पे, तो ये वाला हिस्सा है इससे पूर्व, जो सुबीदगिन से पूर्व। तो पंजाब पूर्व में पंजाब केंद्र मानकर हिंदुसाय राज्य स्थापित था, क्योंकि पंजाब को केंद्र मानकर हिंदुसाय राज्य वहां स्थापित किया था। और जो स्थापित किया था, जिसने इसकी स्थापना करी थी, मूलतः वो एक लालिय शाही नाम का एक राजा था। उसने हिंदुसाय राज्य वंश की स्थापना करी। क्या नाम था? लालिय शाही द्वारा की हिंदुसाय राज्य की स्थापना हुई। और जो सुबीदगिन ने आक्रमण किया था 990 और 991 ईस्वी में, तो उस समय हिंदुसाय का जो राजा था, राज्य का राजा था, वो था जयपाल। ठीक, तो जयपाल से युद्ध होता है सन 1990 और 91 ईस्वी में। तो युद्ध होने के बाद में सुबीदगिन की सेना काफी बुरी तरह से हराती है जयपाल की सेना को। जयपाल राजा होता है, और जयपाल का एक संगठन होता है जो जो पास करके, जो हिंदुसाय राज्य के जो पास करके जो राजा थे उनको इकट्ठा करता है जयपाल। इकट्ठा करने के बाद में सुबीदगिन से युद्ध करता है। उसके बावजूद भी सुबीदगिन हार जाता है। सुबीदगिन हारने के बाद में वहां पर पेशावर और काबुल, क्योंकि जो हिंदुसाई राजा था जयपाल, इसका जो अधिकार था, इसका जो क्षेत्र था, प्रभाव था, ये पंजाब से अफगानिस्तान का क्षेत्र था। क्योंकि मैंने बताया था कि पंजाब केंद्र मानकर, तो इसका जो हिंदुसाई राज्य का जो क्षेत्र था, जो प्रभाव था, इसकी सीमा कहाँ से थी? पंजाब से लेके अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के पास में काबुल है, उसके बाद में पेशावर है। तो जो युद्ध करने के बाद में जब जयपाल हार जाता है, तो जयपाल हारने के बाद में पेशावर और काबुल पर अधिकार कर लेता है कौन? सुबीदगिन। कौन कर लेता है अधिकार? सुबीदगिन। अधिकार करने के बाद में जयपाल को काफी बुरा लगता है, जिससे कि जयपाल परेशान होता है और जयपाल की मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, जिससे कि जयपाल आत्महत्या कर लेता है। और जयपाल आत्महत्या करता है आग में कूद कर आत्महत्या करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है टीजीटी पीजीटी कि जयपाल ने आत्महत्या करी थी, कैसे करी थी, क्यों करी थी, किसने? तो इसने जो आत्महत्या करी थी, ये आग में कूदकर आत्महत्या की थी। तो अब देखें गजनी के तुर्क, मोहम्मद गजनी के भारतीय आक्रमण, क्योंकि जो गजनी तुर्क थे वो कैसे आए और उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कैसे किया, और पहले क्या थे वो, उसके बाद में इनका धीरे धीरे प्रोसेस कैसे हुआ। सामनी वंश के शासकों ने अल्पगिन को 1932 ईस्वी में खुरासान का सेनापति नियुक्त किया जाता है। ठीक, किसको? अल्पगिन को। इसी अल्बगिन ने 1962 ईस्वी में गजनी के तुर्क राज्य की स्थापना की। उसके बाद में अल्बगिन 1962 से 1977 ईस्वी तक
मृत्यु होने के बाद में उसका उत्तराधिकारी सुबुद्दीन 1973 से 1997 ईस्वी ने गजनी का विस्तार प्रारंभ कर दिया, मतलब क्षेत्र बढ़ाने चालू कर दिया किया। इस समय गजनी राज्य के पूर्व मतलब पहले पंजाब को केंद्र बनाकर हिंदुशाही राज्य स्थापित था। हिंदुशाही राज्य की स्थापना मूलतः लालिय शाही द्वारा की गई थी। उस समय हिंदुशाही राज्य जयपाल का शासन था। उसकी राजधानी उदभानपुर या बेहिंद थी। हिंदुशाही राज्य का प्रभाव पंजाब से लेकर अफगानिस्तान तक था, क्योंकि जब सुबुद्दीन आक्रमण किया तो उसके टाइम पे कौन राजा था? जयपाल। हिंदुशाही राज्य और उसकी जो राजधानी थी, ये क्वेश्चन पूछ जाता है, उदभानपुर या बेहिंद उसकी राजधानी थी। तो 1990 और 1991 ईस्वी में सुबुद्दीन ने जयपाल को हराकर युद्ध में पेशावर काबुल पर अधिकार कर लेता है और जयपाल काफी स्थिति बिगड़ जाती है, मानसिक स्थिति वो खराब हो जाती है, जिससे कि जयपाल आत्महत्या कर लेता है आग में कूद कर। उसके बाद में जब सुबुद्दीन की मृत्यु हो जाती है 1997 में, तो उसका उत्तराधिकारी इस्माइल को बनाया जाता है, क्योंकि सुबुद्दीन की मृत्यु होने के बाद में, क्योंकि सिस्टम था मृत्यु होने के बाद उत्तराधिकारी चुना जाना, तो उस टाइम पे जब सुबुद्दीन की मृत्यु होने के बाद में इस्माइल को उत्तराधिकारी बनाया जाता है और गजनी का शासक इस्माइल बना, क्योंकि जो गजनी का शासक पहले कौन आता? अलाउद्दीन, और उसके बाद में अलाउद्दीन के बाद में शासक उत्तराधिकारी कौन बना था? सुबुद्दीन। सुबुद्दीन के बाद में शासक गजनी का कौन बना था? इस्माइल। जब इस्माइल शासक बन जाता है गजनी का, तो इस्माइल को कौन हराता युद्ध में? इस्माइल को महमूद पराजित कर देता है युद्ध में। 1998 ईस्वी में महमूद गजनवी गजनी का शासक बन जाता है। किसको हराकर? इस्माइल को। जब 1998 ईस्वी में गजनी की सत्ता संभाल लेता है महमूद गजनवी, इसी को महमूद गजनी के नाम से जाना जाता है। और जब इस्माइल को महमूद पराजित कर देता है, पराजित करने के बाद में, क्योंकि इस्माइल 1998 में था, तो 1998 ईस्वी में ही महमूद नाम का सेनापति या सैनिक था, क्योंकि उस टाइम पे सैनिक था ये, तो ये इस्माइल को हरा देता है। हराने के बाद में 1998 ईस्वी में गजनी की सत्ता संभाल लेता है। कौन? महमूद। और इसी को ही महमूद गजनवी के नाम से जाना जाता है। और महमूद गजनवी का शासनकाल था 1998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक रहा। कब रहा महमूद गजनवी का शासनकाल? 1998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक रहा। तो खलीफा ने ये प्रथम ऐसा जाता था खलीफा होने, क्योंकि जो खलीफा सिस्टम था उस टाइम पे, क्योंकि जो पद देते थे, जो उपाधि देते थे, उसकी अनुमति से ही शासक बनते थे, और उसकी अनुमति से खलीफा की अनुमति से शासक बनते। जो खलीफा पद देता था, जैसे मोहम्मद गजनवी को दिया है खलीफा ने, मोहम्मद गजनवी को क्या बोला? यमीन उद्दौला। खलीफा ने मोहम्मद गजनवी को क्या बोला? यमीन उद्दौला, साम्राज्य की दक्षिण भुजा। उसके बाद में यमीन उल मिल्ला, धर्म का रक्षक, उपाधियां धारण की। किसने? मोहम्मद गजनवी ने। इस प्रकार इस्लाम की उपाधि धारण करने वाला प्रथम इस्लाम अनुयायी तुर्क मोहम्मद गजनवी शासक था। क्योंकि पहला ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि खलीफा से अनुमति या खलीफा से उपाधि धारण करने वाला तुर्क जो शासक था उसका क्या नाम है? तो मोहम्मद गजनवी, जिसको एक खलीफाओं ने यमीन उद्दौला, साम्राज्य की दक्षिण भुजा, यमीन उल मिल्ला। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यमीन उल दौला या यमीन उल मिल्ला किस शासक या किस राजा को या तुर्क के शासक को कहा जाता है। मतलब कुछ भी पूछ सकता है उसमें कि ये क्वेश्चन दे दिया यमीन उल दौला, यमीन उल मिल्ला, कि ये किसको बोला जाता है, या उपाधि ये किसको दी गई थी खलीफा के माध्यम से? तो मोहम्मद गजनवी ने। और मोहम्मद गजनवी प्रथम इस्लाम उपाधि धारण करने वाला प्रथम इस्लाम अनुयायी तुर्क था, जो
किसी खलीफा के द्वारा उपाधि धारण करी थी और गजनी का ये शासक बन गया था 1998 ईस्वी में। किसको हराकर? इस्माइल को। और इस्माइल से पहले जो गजनी का जो शासक था, उत्तराधिकारी कौन था? सुबिदगीन। सुबिदगीन से पहले कौन था? आब्दुगीन। ठीक, क्योंकि आब्दुगीन तुर्क का जो तुर्क लोग थे वहां से नींव कौन चलाता है, मतलब स्थापना तुर्की, गजनी के तुर्की स्थापना कौन करता है? आब्दुगीन। क्योंकि आब्दुगीन ही तुर्क जो जनजाति थी, तुर्क जनजाति कहाँ से स्टार्टिंग होती है, इसकी स्थापना कौन करता है? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो गजनी के तुर्क लोग थे और गजनी में तुर्क भारतीय आक्रमण के द्वारा जो तुर्क जो चालू करा था, इसकी स्थापना किसने करी थी? गजनी में तुर्क थे, क्यों? गजनी में तुर्क आपका आब्दुगीन था। आब्दुगीन ने ही गजनी में तुर्क की शासक की स्थापना की, क्योंकि जो शासक बना था आब्दुगीन बना था। उसके बाद में गजनी का जो तुर्क शासक बना था वो आपका सुबिदगीन बना था। सुबिदगीन के बाद में गजनी का जो तुर्क शासक बना था वो इस्माइल बना था। और उसके बाद में गजनी के इस्माइल के बाद में जो तुर्क शासक बना था वो मोहम्मद गजनवी बना था। ठीक, मोहम्मद गजनवी बना था। तो एक बार देख लें, सुबिदगीन ने इस्माइल को उत्तराधिकारी बनाया था, गजनी का शासक इस्माइल बना। उसके बाद में इस्माइल को मोहम्मद पराजित कर दिया और 1998 ईस्वी में गजनी की सत्ता संभाली। इसी को मोहम्मद गजनवी, जिसका कार्यकाल 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम जाना था? मोहम्मद गजनवी के नाम से। खलीफाओं ने मोहम्मद को यमीन-उद-दौला, यमीन-उल-मिल्ला कई उपाधि धारण की। इस प्रकार इस्लाम की उपाधि धारण करने वाले प्रथम इस्लामी नियागी तुर्क मोहम्मद गजनवी शासक हुआ था। ठीक, गजनी ने फिर क्या किया? गजनी ने सामनेदी वंश था। ठीक, तो क्योंकि सामनेदी वंश था जो पहले इससे आपके सामनेदी वंश से ही आपका अलाउद्दीन, सुबिदगीन, ये अलाउद्दीन जो था सामनेदी वंश से था, क्योंकि सामनेदी वंश का एक राजा था जो बताया था अब्दुल मलिक का ही दास था ये वहां से। तो उस टाइम पे कुछ जब भी शासन किसका था? सामनेदी वंश। और सामनेदी वंश का जो अंत किया था वो किसने किया था? मोहम्मद गजनवी ने। यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामनेदी वंश का किसने या किस शासक ने अंत किया था? तो किस शासक ने अंत किया था? गजनी के तुर्क शासक था मोहम्मद गजनवी, उसने सामनेदी वंश का अंत किया। सामनेदी वंश अंत करने के बाद अपनी सत्ता का विस्तार फारस या ईरान, ठीक, तक कर लिया। क्योंकि जो सत्ता उसने, क्योंकि जो गजनी राज्य जो तुर्क था ये, तो इसने इसे विस्तार करने के लिए इसने अपनी कहाँ पर विस्तार कर दिया? फारस या ईरान, मतलब फारस को ही ईरान बोला जाता है, तक विस्तार कर लिया था। इसने फारस में क्या करा? जब विस्तार कर लिया ईरान तक इसने, तो एक फारस में इसने भव्य दरबार, ठीक, भव्य दरबार आयोजित किया गया और जिसमें फारसी भाषा व संस्कृति, जो फारसी भाषा जो वहाँ की संस्कृति है, फारसी भाषा व साहित्य का पर्याप्त विकास हुआ। क्योंकि भव्य दरबार स्थापित किया जहाँ पर फारसी भाषा और साहित्य का पर्याप्त विकास हुआ। आगे चलकर तुर्की द्वारा फारसी भाषा संस्कृति वापस लाई गई सल्तनत काल से। क्योंकि ऐसा है कि दरबार में था, जब ये मोहम्मद गजनवी जब ईरान में भव्य दरबार लगाया इसने, तो उसमें फारसी भाषा और साहित्य का पर्याप्त विकास हुआ। क्योंकि उस समय साहित्य भाषा और वहाँ फारसी भाषा का विकास हुआ। फिर आगे चलकर फारसी भाषा और संस्कृति जो साहित्य थी वो वापस आई, और उसे वापस आने के बाद में सल्तनत काल में फारसी भाषा, उसके बाद में सल्तनत काल से चालू होती होती मुगल काल तक फारसी भाषा चलती रही। ये कहाँ से स्टार्ट हुई? मोहम्मद गजनवी ने चालू करी और चलते चलते सल्तनत काल से लेके मुगल काल की भाषा फारसी भाषा बनी रही। उसके बाद में मोहम्मद गजनवी को अपना विशाल
जब मोहम्मद गजनवी को लगा कि अपने गजनवी साम्राज्य को, अपने विशाल गजनवी साम्राज्य को बढ़ाना और विस्तार करने के लिए उसमें धन की आवश्यकता थी, आर्थिक स्थिति मजबूत करनी थी। तो इस आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए धन की जरूरत थी। तो इसने धन को लूटने के लिए भारत पर आक्रमण किया, क्योंकि जो गजनी साम्राज्य था उस टाइम पे विशाल साम्राज्य था, जो मोहम्मद गजनवी वहाँ का तुर्क शासक था। तो इसको चलाने के लिए आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए और उसके पैसा या लूटने की स्थिति। तो इसे लूटने के उद्देश्य से केवल जितने भी ये आए थे, ये केवल लूटने के उद्देश्य से आए थे भारत में। तो इसका जो मोहम्मद गजनवी का भारत पर आक्रमण केवल उद्देश्य क्या था? आर्थिक उद्देश्य था, मतलब लूटना। तो इसलिए ही मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए। अब इसका केवल भारतीय आक्रमण का उद्देश्य आर्थिक था और इसको व्यवस्था करने को धन की आवश्यकता थी। तो इसमें गजनी ने सामान्य राज्य का अंत करने के बाद अपनी सत्ता का विस्तार फारस और ईरान तक कर लिया था। इसने फारस में अपना भव्य दरबार स्थापित किया था, जहां पर फारसी भाषा और साहित्य का प्रयास विकास हुआ। आगे चलकर तुर्की द्वारा फारसी भाषा संस्कृति वापस लाई गई और सल्तनत काल से मुगल काल में भाषा फारसी बनी रही। मोहम्मद गजनवी को अपने विशाल गजनी साम्राज्य के विस्तार और व्यवस्था के लिए धन की आवश्यकता थी तथा उसने धन लूटने के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किए। इसलिए इसका केवल भारतीय आक्रमण का जो उद्देश्य था वो क्या था? आर्थिक था। और एक इतिहासकार है, जिस इतिहासकार का जो नाम है हेनरी इलियट। हेनरी इलियट और इनके सहयोगी थे, हेनरी इलियट के सहयोगी थे डाउन्स। क्या सहयोगी थे? हेनरी इलियट और डाउन्स ने इसको क्या बोला? ठीक, जो आक्रमण किए थे, इसने बोला कि मोहम्मद गजनवी के 17 भारतीय आक्रमणों का विवरण दिया। किसने दिया? हेनरी इलियट और डाउन्स ने। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं इसलिए बीच में क्वेश्चन बताता रहता हूँ क्योंकि मेरे को जब क्वेश्चन का क्योंकि मैंने भी काफी एग्जाम दिए हैं, जब मेरे कुछ क्वेश्चन के बारे में पता पड़ जाती है, मैंने क्वेश्चन भी पढ़ा है या फेमस क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं बीच बीच में क्वेश्चन भी बताता रहता हूँ। तो इसने जो हेनरी इलियट और डाउन्स ने जो भारत पर आक्रमण किए थे, इसके बारे में इसने ही सबसे पहले बताया कि भारत पे मोहम्मद गजनवी ने 17 आक्रमण किए, दोनों ने, क्योंकि हेनरी इलियट और उनके सहयोगी डाउन्स ने मोहम्मद गजनवी के 17 भारतीय आक्रमण का विवरण दिया है। लेकिन आधुनिक इतिहासकारों ने केवल, ठीक है, इसने कितने का आक्रमण करा? 17 का आक्रमण। और जो आधुनिक इतिहासकार हैं, आधुनिक इतिहासकार ने अधिकतर आधुनिक इतिहासकार ने कितने आक्रमण बताए भारत पर? 12 या 13। ठीक, आधुनिक इतिहासकार ने जो बताए हैं आक्रमण भारत में 12-13 बताए मोहम्मद गजनवी के। और हेनरी इलियट और डाउन्स इसका सहयोगी था, डाउन्स, उसने कितने आक्रमण बताए? 17 बार भारत पर आक्रमण बताए मोहम्मद गजनवी ने। तो ये क्वेश्चन भी है कि हेनरी के द्वारा कितने आक्रमण बताए गए? हेनरी इलियट और डाउन्स के द्वारा 17 आक्रमण बताए गए। और आप कुछ आधुनिक इतिहासकारों के द्वारा कितने आक्रमण बताए गए? 12 या 13 आक्रमण। ठीक, तो केपीएस एकेडमी हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट करें और शेयर करें और पूरा वीडियो देखें। और मैंने एक सिस्टम से ये वीडियो बनाई है, क्योंकि जो मध्यकालीन, जो भारतीय मध्यकालीन इतिहास है, मैं एक तरफ से बता रहा हूँ, जिससे कि वीडियो थोड़ी या कम की 25 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट। और मेरा जो चैनल, मेरा जो केपीएस एकेडमी हिस्ट्री, ठीक, केपीएस एकेडमी हिस्ट्री
मेरा एक टेलीग्राम भी है KPS अकेडमी हिस्ट्री के नाम से, उस टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें आप। KPS अकेडमी हिस्ट्री के नाम से भी टेलीग्राम है मेरा, उस टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें। धन्यवाद।